प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर उप विषय है पाठ 14 कारक। प्यारे बच्चों, पाठ 14 के हम 2 व्याख्यान पढ़ चुके हैं, व्याख्यान 1 व 2। व्याख्यान 1 में हमने संज्ञा व उसके भेदों का वर्णन किया। व्याख्यान 2 में हमने लिंग व वचन का अध्ययन किया। आज हम अपने व्याख्यान 3 में कारक के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया, संज्ञा व उसके विकारी तत्व, यानी संज्ञा क्या होती है और उसके विकारी तत्व क्या क्या हैं, लिंग वचन और कारक। लिंग वचन का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम अपने व्याख्यान 3 में कारक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कारक क्या होते हैं? वाक्य में क्रिया के साथ कोई न कोई संबंध अवश्य होता है। कोई संज्ञा उस क्रिया को पूरा करने का काम करती है, किसी संज्ञा पर उस क्रिया का प्रभाव पड़ता है, कोई संज्ञा उस क्रिया के पूरा होने में साधन का कार्य करती है, अर्थात इन सभी को कारक कहा जाता है। कारक के विषय में अब हम आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। अब जो कारक होते हैं उसका शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। वाक्य में क्रिया को संपन्न कराने में अनेक संज्ञा शब्दों की अपनी भूमिका होती है। वाक्य में क्रिया को संपन्न कराने में अनेक संज्ञा शब्दों की अपनी भूमिका होती है। इन संज्ञा शब्दों के क्रिया शब्दों के साथ अनेक तरह तरह के संबंध होते हैं। इन संबंधों को व्यक्त करने वाले व्याकरणिक प्रत्यय को कारक के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, कोई भी वाक्य होता है, उस वाक्य में क्रिया का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाता है और इन्हीं को कारक कहा जाता है। कारक की परिभाषा: वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा मैंने अभी बताया कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं। संज्ञा आपने अभी अपने व्याख्यान 1 में पढ़ी थी। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का जो बोध कराते हैं उसे संज्ञा शब्द कहते हैं। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो यह बताती है कि वाक्य की क्रिया के साथ उस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं का क्या संबंध है। अर्थात कारक क्या है कि संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य क्रिया शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। अब कारक के कितने भेद हैं, किस प्रकार इनको हम लिखेंगे, और इनके परसर्गों को कारकीय चिन्ह भी कहा जाता है। परसर्गों को ही कारकीय चिन्ह के नाम से भी जाना जाता। कारक के मुख्य रूप से 8 भेद माने गए हैं। हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद माने जाते हैं और संस्कृत में 6 भेद माने गए हैं। अब जैसे कि कारक और परसर्ग मैंने यहाँ पर लिखे हैं। परसर्ग मैंने अभी आपको बताया है कि परसर्ग इनके चिन्हों को ही कहा जाता है, कारकीय चिन्हों को परसर्ग कहा जाता है। जब हम इन्हें चिन्ह के साथ याद करते हैं, विभक्ति चिन्ह के साथ इनका प्रयोग करते हैं, तो जल्दी ही हमें ये याद हो जाते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पर संबंध काके की रारेरी संबोधन हे अरे। प्यारे बच्चों, जब आप इनको परसर्गों के साथ याद करोगे आपको सुविधा पूर्वक ये आसानी से याद हो जाएंगे। इसी प्रकार अब कारक, कर्ता कारक होता है, कर्म कारक क्या होता है, इन सब की जानकारी भी हम प्राप्त। कर्ता कारक, जैसा कि बेटा इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कर्ता यानी कार्य को करने वाला, क्रिया को करने वाला। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे बच्चा घर आया, माँ ने काम किया।
अब यहाँ पर जैसे हमने अभी कार के चिन्हों के साथ इनको पढ़ा था, तो कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, लेकिन जो पहला उदाहरण मैंने लिखा वहां पर बच्चा घर आया, ने विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है। लेकिन यहाँ पर ने का लोप होने पर भी कर्ता कारक है, क्योंकि इस वाक्य में क्रिया हमारी आया है और आया का जो करने वाला है वो कौन है? क्रिया को करने वाला बच्चा है। इसलिए यहाँ पर बच्चा घर आया कर्ता कारक लिखा जाएगा। माँ ने काम किया, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, अपने आप पता लग रहा है कि माँ ने काम किया। अब यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक है। प्यारे बच्चों, अब चिन्ह के द्वारा तो हमें स्पष्ट रूप से पता लग जाता है कि इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है, लेकिन कई बार चिन्ह का लोप होने पर भी हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ पर वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। नंबर 2 है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अब पहले क्या था? क्रिया को करने वाला कर्ता कारक, लेकिन क्रिया को करने का फल जिस पर पड़ेगा, काम को करने का फल जहां पड़ेगा उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। क्या है? को। जैसे पुलिस ने घर को सील कर दिया, यानी घर को बंद कर दिया। अब किसने किया? पुलिस ने। घर को, किसको किया? घर को, यानी काम, क्रिया का फल किस पर पड़ा? घर को सील कर दिया। अब यहाँ पर क्या है बेटा? जिस प्रकार से एक वाक्य ले लिया हमने, राम ने रावण को, यानी राम ने रावण को मारा। अब राम ने किसको मारा? रावण को। तो यहाँ पर राम ने, अगर यहाँ तक पूछा जाता है तो हमारा क्या है? केवल अगर आपको ये पूछा जाए कि रेखांकित कारक बताइए, यानी रेखांकित जो चिन्ह है उसके कारक का नाम बताइए, तो आप क्या करेंगे? अब इस वाक्य में 2 कारक आ गए हमारे। पुलिस ने घर को सील कर दिया। अब पुलिस ने यानी ने हमारा कर्ता कारक है, घर को सील कर दिया। अब यहाँ पर क्या है? हमारा कर्म कारक है। लेकिन हमने उदाहरण यहाँ पर किसका लिया है? घर को सील कर दिया को विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। नंबर 3 है करण कारक। अब करण कारक का अर्थ है साधन। वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है, अर्थात जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है, किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने चाकू से फल काटे। अब यहाँ पर चाकू क्या है? हमारा साधन है, किसके द्वारा काटे गए हैं? चाकू से फल काटे। जैसे वाक्य अब वो, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हुई है, अर्थात क्रिया का साधन जो है उसे क्या कहते हैं? उसे करण कारक कहते हैं। नंबर 4 है संप्रदान कारक। वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है, यानी वाक्य की जो क्रिया है वह जिस संज्ञा के लिए घटित होती है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। संप्रदान कारक का तात्पर्य है देना, देने के भाव में। जैसे मानवी ने विराट को पुस्तक दी, राजा ने गरीबों को दान दिया। अब इसमें दोनों का क्या है कि ये दोनों ही हमारे देने के भाव में प्रकट हो रहे हैं, इसलिए जहां पर देने का भाव होगा वहां पर क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। इसका को के अर्थ में जब प्रयोग किया जाता है तो वहां पर देने का भाव होता है, और के लिए के अर्थ में जब प्रयोग किया जाता है तब भी वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे माँ ने बच्चों के लिए खीर बनाई, तो के लिए, किसके लिए बनाई? बच्चों के लिए। तो यहाँ पर भी क्या है? इसका चिन्ह आपका क्या होता है? को और के लिए। लेकिन जब हम वाक्य को बनाते हैं तो वहां पर हमें यह ध्यान रखना है, अगर देने का भाव नजर आ रहा है तो संप्रदान कारक है, नहीं तो आपका दूसरा चिन्ह किसका है? कर्म कारक का है।
तो वो आपका कर्म कारक होगा। नंबर 5 है बेटा अपादान कारक। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के अलग होने का भाव उत्पन्न होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अलग होने का भाव हो, जुदाई का भाव हो या फिर तुलना की जाए, वहां पर क्या होगा, अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से फल गिर गया, अब पेड़ है, पेड़ से फल अलग हो गया, यानी अलग होने का संबंध दर्शाया जा रहा है। बच्चा छत से गिर गया, अब बच्चे का जो संबंध है छत से गिर गया है, यानी वो छत से अलग हो गया है। अब उसी प्रकार से जैसे राधा की अपेक्षा रमा सुंदर है, यानी राधा की तुलना किससे की गई है, रमा से। राधा की अपेक्षा रमा सुंदर है। इस वाक्य में भी कौन सा कारक है, अपादान कारक ही आएगा। जुदाई का संबंध हो, अलगाव का संबंध हो या जहां पर तुलना की जाए वहां पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6 है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है क्रिया का आधार। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे छत पर खेल रहे हैं, मेज के ऊपर पुस्तक रखी है, यानी क्रिया जिस स्थान पर या समय पर घटित होती है उस स्थान या समय के लिए जो संज्ञा आधार बनती है वहां पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बच्चे छत पर खेल रहे हैं, यहाँ संज्ञा छत अधिकरण कारक में है तथा क्रिया के साथ उसके संबंध को बताने के लिए कारकीय चिन्ह यानी पर का प्रयोग किया गया। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से बताया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। अब संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप होता है वह दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ उसका संबंध बताता है, उसे संबंध कारक कहा जाता है। जैसे रमेश का भाई बीमार है, वाक्य में रमेश तथा भाई दोनों संज्ञाओं के बीच के संबंध को का परसर्ग से दिखाया गया है, इसलिए यहाँ संज्ञा रमेश तथा दूसरी संज्ञा भाई के साथ संबंध कारक में प्रयुक्त हुआ है। दूसरा उदाहरण है सीमा की बेटी लंदन में रहती है। अब सीमा की बेटी, यानी यहाँ पर भी एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ संबंध बताया गया है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। संबोधन कारक। इस कारक के विभक्ति चिन्हों के पश्चात संज्ञा व उसके पश्चात विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनके चिन्ह क्या हैं, जैसे हे, अरे, रे, ओ आदि। प्यारे बच्चों, जो बोलने वाला होता है अर्थात वक्ता द्वारा किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाए या उसे संबोधित किया जाए तो वहां पर संबोधन कारक होता। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने, सुनाना, सावधान करने के भाव का पता चलता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे भाई तुम कहाँ चले, हे राम यह लड़का कब सुधरेगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपने अरे भाई यानी अरे भाई, भाई के बाद क्या हुआ, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर बताया गया है बुलाने के अर्थ में, पुकारने के अर्थ में, सुनाने के अर्थ में, सावधान करने के अर्थ में जहां पर प्रयोग किया जाएगा वहां पर संबोधन कारक का प्रयोग होगा। प्यारे बच्चों, अब तक हमने कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, इन सब को पढ़ा। अब कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है। कई बार वाक्य दे दिए जाते हैं, अब जैसे मैं आपको कहूं कि को चिन्ह किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो को चिन्ह का प्रयोग हमारा कर्म कारक में भी किया जाता है और हमारा संप्रदान कारक में भी किया जाता है। लेकिन जहां पर देने का भाव व्यक्त होता है वहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग होता है और जहां पर क्रिया के कर्म का फल पड़ता है वहां पर कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने दो वाक्य लिए हैं अर्थात उदाहरण सहित इनको समझाया है। आइए पढ़ते हैं।
कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों ही कारकों में को विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उसे क्रिया का फल पड़ता है, उस पर क्रिया का फल पड़ता है, अर्थात भूतकाल की क्रिया होती है। जैसे राजेश ने राहुल को समझाया। अब यहाँ पर क्या है कि राजेश ने राहुल को समझाया। संप्रदान कारक में को का आशय के लिए, के वास्ते, के रूप में होता है, अर्थात देने के अर्थ में होता है। जैसे राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए। अब यहाँ पर दोनों उदाहरणों से स्पष्ट नजर आ रहा है कि पहला जो उदाहरण है उसमें राजेश ने राहुल को समझाया, अर्थात क्रिया का फल पड़ा है, इसलिए वहां पर कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। लेकिन दूसरा जो उदाहरण है उसमें राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए, को चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर को चिन्ह का प्रयोग देने के भाव में हुआ है, इसलिए दोनों का अंतर दोनों उदाहरणों के द्वारा ही स्पष्ट हो गया। कर्ण कारक व अपादान कारक में अंतर। अब इसी प्रकार से कर्ण कारक का जो चिन्ह होता है उसका चिन्ह भी से होता है, लेकिन से द्वारा से अलग होना। अब कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग क्रिया के साधन को बताने के लिए किया जाता है। जैसे राहुल कार से आया है। अब वहां पर जो साधन है वो क्या है? कार, कार से आया है। अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग दो वस्तुओं में अलगाव, संज्ञा व क्रिया के अलग होने के रूप में किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे। अब यहाँ पर पहला जो उदाहरण है वो साधन के द्वारा पूर्ण हुआ है। जैसे राहुल किससे आया है? कार से आया है। और दूसरा है पेड़ से पत्ते गिरे, यानी पेड़ से जो है पत्ता अलग हो गया है। दूसरा जो उदाहरण है वो अलगाव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्यारे बच्चों, आज हमने अपने कारक का अध्ययन किया। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, परसर्गों को ही कारकीय चिन्ह कहा जाता है, यह सब हमने अपना व्याख्यान में पढ़ा। अब मैं आपको अभ्यास कार्य करवाती हूँ। चलिए करते हैं अपना अभ्यास कार्य। हमारे अभ्यास का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए सही कथन पर सही व गलत कथन पर गलत लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि सही कथन है उनके सामने सही लिखना है और जो गलत कथन है उनके सामने आपको गलत लिखना है। वाक्य की संज्ञाओं का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसका नाम कारक है। अभी अभी हमने कारक का अध्ययन किया है, इसलिए सही और गलत करना हमारे लिए बिल्कुल आसान वाला हमारा प्रश्न बनता है। वाक्य की संज्ञाओं का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसका नाम कारक है, बिल्कुल सही कथन है। हिंदी में ने से को आदि प्रत्यय हैं। अब हिंदी में ने से क्या है? को आदि प्रत्यय हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ने से को हमारे विभक्ति चिन्ह हैं, प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय का अध्ययन हम अपने पहले वाले व्याख्यानों में कर चुके हैं। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगते हैं। ने से को हमारे कोई प्रत्यय नहीं है। कर्म कारक का चिन्ह के लिए भी है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह को होता है। उसने अपने भाई को किताब दी। वाक्य की भाई संज्ञा कर्म कारक में है। अब भाई को किताब दी, अब भाई क्या है? वहां पर संबंध बता रहा है और इसने कहा है कर्म कारक में है, बिल्कुल गलत है। से अपादान और कर्ण कारक दोनों को व्यक्त करने वाला चिन्ह है, बिल्कुल सही है, क्योंकि से अलग होना, से द्वारा, दोनों यानी क्या है? हमारे कर्ण कारक और अपादान कारक के चिन्ह हैं। से पूछा है, से अपादान और कर्ण कारक दोनों को व्यक्त करने वाला चिन्ह है, इसलिए बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर लिखा होता से द्वारा अपादान और कर्ण कारक दोनों को व्यक्त करने वाला चिन्ह है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता। इसने केवल से शब्द का प्रयोग किया है, से चिन्ह का प्रयोग किया है, इसलिए ये बिल्कुल सही। प्रश्न 3 है, कोष्टक से उचित परसर्ग चुनकर वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तथा बताइए कि वह किस कारक का चिन्ह है। यहाँ पर कोष्टक में कारकीय चिन्ह दिए गए हैं और उचित चिन्ह भरकर वाक्य के कारक का नाम भी बताना
है। प्रधानमंत्री डैश उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया अर्थात कर्ता कारक है। ने चिन्ह यहाँ पर नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया गया गलत हो जाएगा व्याकरणिक दृष्टि से, इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा, क्योंकि कर्ता के द्वारा ही कार्य किया गया है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। बहन डैश खिलौने लाया। को नहीं आएगा, पर नहीं आएगा, के लिए, बहन के लिए खिलौने लाया। अब के लिए किसका चिन्ह है? संप्रदान कारक का। पुलिस ने चोर को डंडे डैश मारा। में को से, यानी किससे मारा? डंडे से। यहाँ पर साधन है, इसलिए कौन सा कारक है? करण कारक। गंगा हिमालय डैश निकलती है। कोष्टक में है में को से, यानी गंगा हिमालय से निकलती है। अलगाव हुआ है, हिमालय से अलग हुई है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। मैं शाम डैश पहुंचूंगा। कारकीय चिन्ह है में को से पर। अब यहाँ पर शाम में पहुंचूंगा गलत है, से पहुंचूंगा तो भी गलत है, पर भी गलत है। लेकिन समय का, जैसे कहते हैं मैं समय पर पहुंचूंगा, तो यहाँ पर क्रिया का आधार क्या है? को। ऐसी परिस्थितियों में व्याकरणिक दृष्टि से हम को चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अधिकरण कारक का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। मरीज का इलाज बहुत जरूरी है। का, को, के, से, ने। अब यहाँ पर मरीज डैश, को, से, ने तीनों गलत हैं। मरीज का इलाज यानी संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ संबंध है, इसलिए संबंध कारक है। ए लड़के एक कप चाय लेकर आ, यानी ओ लड़के उफ लड़के दोनों गलत हैं, इसलिए ए लड़के यानी संबोधन किया गया है, बुलाया गया है, संबोधन कारक है। उसने सिमरन डैश नाश्ता दिया। पर की के को, उसने सिमरन को नाश्ता दिया। देने का भाव स्पष्ट नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर संबोधन कारक है। प्रश्न 4 है रेखांकित संज्ञा पद किस कारक में है? नाम लिखिए। अब जो पद रेखांकित है उस पद का आपको नाम लिखना है कि वो किस कारक में प्रयुक्त हुआ है। मेरी बहन ने स्कूल में एडमिशन लिया है। मेरी बहन ने, यानी बहन ने रेखांकित संज्ञा पद है, तो कौन सा कारक है? कर्ता कारक। सब लोग मैदान में खेल रहे हैं। किसमें खेल रहे हैं? मैदान में। क्रिया का आधार क्या है? मैदान में। अधिकरण कारक। पिताजी ने हमारे लिए खिलौने खरीदे। हमारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए। संप्रदान। मुझे देखते ही वह कमरे से बाहर आ गई। आ गई यानी कमरे से निकल गई। अपादान कारक। वह छिपकली से बहुत डरती है। अब मैंने कहा था वहां पर कि डरने का संबंध, अलग होने का, तनाव का, जुदाई का, ये सब हमारा क्या है? अपादान कारक में ही आएगा। तो वह छिपकली से डरती है। अपादान कारक। प्रश्न 5 है कोष्टक से उचित परसर्ग चुनकर वाक्यों के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब कोष्टक में परसर्ग दिए गए हैं और उन परसर्गों की सहायता से रिक्त स्थान को भरना है। की, ने, के, नीचे, का, के, से, में, के कारण। हम लोगों के घर यहाँ से बहुत दूर हैं। अब यहाँ पर मैंने जो परसर्ग भरे हैं उनको रेखांकित कर दिया है। आप भी इन्हीं की सहायता से अपनी पुस्तक में भर लेना। छोटे बच्चे ने पेंसिल से चित्र बनाए और उनमें रंग। ट्रेन दुर्घटना की खबर सुनते ही माँ का दिल बैठ गया। लखनऊ के चिड़ियाघर में बहुत जानवर हैं। लोगों ने नेताजी के खिलाफ नारे लगाए। आज संसद में प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए। अब यहाँ पर बेटा दो वर्ग दिए गए हैं, वर्ग 1 व वर्ग 2। मैंने यहाँ पर उनके सामने उनके आंसर लिख दिए हैं, जैसे कर्ता कारक।
अब यहाँ पर एक तरफ आपके कारक दिए गए हैं, एक तरफ आपके वाक्य दिए गए हैं। आप मिलान कर लीजिएगा कि जो वाक्य सही है वो मैंने उनके सामने ही लिख दिए हैं। कर्ता कारक का वाक्य है मरीज से चला नहीं जाता। कर्म कारक है सुनार ने आभूषणों को गला दिया। कर्ण कारक है इन सेबों को चाकू से काट कर लाओ। संप्रदान कारक है मैं अपने दोस्त को गिफ्ट दूंगा। अपादान कारक है डाली से फूल नीचे गिर गए हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारा पहला वाक्य है कर्ता कारक का, अब मैंने आपको बताया था कि वाक्य में यानी से और के द्वारा भी कर्ता कारक के चिन्ह हैं, जैसे माँ से चला नहीं जाता। अब यहाँ पर यही इसी प्रकार का वाक्य पूछा गया है, मरीज से चला नहीं जाता। किससे नहीं चला जाता? मरीज से, अर्थात क्रिया को करने वाला क्या है? हमारा कर्ता ही है। इसलिए यहाँ पर से चिन्ह का प्रयोग कर्ता कारक के रूप में हुआ है। अधिकरण कारक, किताबें मेज पर रखी हैं। किस पर रखी हैं? मेज पर, यानी आधार क्या है? मेज। संबंध कारक, मैंने मोम की मूर्ति बनाई है। किसकी बनाई है? मोम की। संबोधन कारक, अरे भाई ध्यान से काम करो। प्रश्न 7 है निम्नलिखित वाक्यों में परसर्गों के अशुद्ध प्रयोग किए गए हैं, उचित परसर्गों का प्रयोग कर वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब यहाँ पर वाक्य के यानी जो कारकीय चिन्ह है उनका गलत प्रयोग किया गया है। आपको सही कारकीय चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखने हैं। चलिए लिखते हैं, छत में मत चढ़ो गिर जाओगे। अब यहाँ पर में कारकीय चिन्ह गलत है, छत पर मत चढ़ो गिर जाओगे। में के स्थान पर का प्रयोग होगा। अशुद्ध, अगला वाक्य है शर्मा जी की दुकान को आग लग गई। दुकान को नहीं, दुकान में आग लग गई। लड़के से बहुत बुखार है, से नहीं आएगा, लड़के को बहुत बुखार है। वे सब औरतें रेलगाड़ी पर आई। वे सब औरतें रेलगाड़ी से आई। अब हमसे हिम्मत नहीं है, अब हम में हिम्मत नहीं। वह भाई को कैमरा लाया। वह भाई का कैमरा लाया। अध्यापक ने लड़कों के पिटाई की। अध्यापक ने लड़कों की पिटाई की। कपड़ों के दुकान में आग लग गई। कपड़ों की दुकान में आग लग गई। प्यारे बच्चों, आज हमने अपना कारक अभ्यास कार्य सहित पूर्ण किया। अब मैं आपको गृह कार्य के लिए प्रश्न दे रही हूँ। ये प्रश्न आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, वे याद करने हैं। और जो अभ्यास कार्य है हमारा, यह अभ्यास कार्य आपको अपनी गुलमोहर की पुस्तक में भरना है। जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है वो बच्चे अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में ही इस अभ्यास कार्य को लिखें। हमारे अभ्यास का पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है कारक किसे कहते हैं, अर्थात कारक की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 2 है कारक के कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखिए। कारक के जितने प्रकार मैंने करवाए हैं उन सब के केवल नाम आपको लिखने हैं, उनकी परिभाषा आपको नहीं लिखनी। और लिखना है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा यह व्याख्यान पूर्ण हुआ। मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।